पेश खिदमत किस्सा बुलबुल खुशनवा। पुराने जमाने की बात है, किसी जगह एक बादशाह था जो अपनी रियाया को बहुत सताता रहता था। उसने अवाम को लूट लूट कर सोने चांदी और लालू जवाहर की इतनी दौलत बटोर ली थी कि अब उसकी समझ में नहीं आता था कि उस दौलत का क्या करे। एक दिन उसने अपने मुल्क के बेहतरीन कारीगरों को जमा करके उनको हुक्म दिया, एक देव हैकल दरख्त बनाओ, उसका तना हीरे का, शाखें लाल की, पत्तियां जमरुद की और फल मोतियों के हों। उसकी पत्तियां इतनी घनी हों कि सूरज की एक किरण भी उनके बीच से न गुजर पाए। बादशाह की यह हिदायत सुनकर रियाया में खलबली मच गई। लोग कहने लगे कि जब तक यह दरख्त बनकर तैयार होगा, बादशाह शायद हमको बिल्कुल नंगा कर देगा और भूखों मार डालेगा। लेकिन बादशाह ने नाराजगी जाहिर करने वालों को सख्त सजाएं दी। किसी की गर्दन कटवा दी तो किसी को जिंदान में डलवा दिया। इस तरह उसने लोगों के मुंह बंद कर दिए। 7 साल के अंदर वो दरख्त बनकर तैयार हो गया। बादशाह ने अपना पलंग उस दरख्त के नीचे रखवा दिया और रातों को वहीं सोने लगा। एक दिन सुबह को वो बेदार हुआ तो उसने अपने दाएं गाल पर सूरज की गर्मी महसूस की। उसने आंखें खोली तो क्या देखता है कि दरख्त की जमरुद की पत्तियों से नीले आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा नजर आ रहा है और उस छोटे से सुराख से सूरज की एक किरण उसके गाल पर पड़ रही है। बादशाह गरज उठा, अरे कोई चोर मेरे दरख्त की एक पत्ती चुरा ले गया है। जो कोई उस चोर को पकड़ कर लाएगा उसको मैं एड़ी से चोटी तक सोने से लाद दूंगा। बादशाह के दाएं हाथ के वजीर ने सलाह दी, बादशाह आलम, रात को दरख्त के इर्द गिर्द 40 पहरेदार खड़े कर दीजिएगा, वो चोर को जरूर पकड़ लेंगे। वजीर की बात बादशाह को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। 40 हथियारबंद पहरेदार दरख्त की रखवाली करने लगे, लेकिन आधी रात के वक्त वो सब के सब खड़े ही खड़े सो गए। सुबह को बादशाह की आंख खुली तो उसने देखा कि दरख्त की पत्तियों के बीच जो छोटी सी खुली जगह थी वो बढ़कर दुगनी हो गई है। बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उसके सर का एक एक बाल सुई की मानंद खड़ा हो गया। जल्लाद, उसने गला फाड़कर पुकारा। काले कपड़ों में मलबूस 14 जल्लाद काले गधों की तरह आ मौजूद हुए और अपनी तलवारें नंगी करके एक आवाज में कड़क कर पूछा, किसकी मौत आई है, किसका सर तन से जुदा किया जाए, इन सबको कत्ल कर दो। बादशाह ने पहरेदार सिपाहियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन दाएं हाथ के वजीर ने कहा, बादशाह आलम, अगर रोज 40 सिपाहियों की गर्दनें कटवा देंगे तो थोड़े ही दिनों में आपकी फौज ही खत्म हो जाएगी। बेहतर होगा कि आप इन सबको जिंदान में डलवा दें और दरख्त के आसपास दूसरे पहरेदार खड़े कर दें। ऐसा ही किया गया। उन 40 पहरेदारों को जिंदान में डाल दिया गया। बादशाह के 3 जवान बेटे थे। सबसे बड़े बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान, आप इजाजत दें तो आज रात मैं दरख्त के पास पहरा दूं, मैं चोर को जरूर पकड़ लूंगा। बादशाह राजी हो गया। रात शुरू हुई तो सबसे बड़ा शहजादा पहरा देने लगा। आधी रात तक तो वो दरख्त के पास खड़ा पहरा देता रहा, लेकिन फिर उसकी आंख लग गई। सुबह को आंखें खोलते ही बादशाह ने देखा कि दरख्त की पत्तियों के बीच जो सुराख था वो कई गुना बड़ा हो चुका है। उसने फौरन ही अपने बड़े बेटे को मौत की सजा सुना दी। अब बादशाह के मंझले बेटे ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, अब मैं दरख्त के पास पहरा दूंगा। अगर मैं चोर को ना पकड़ सका तो भाईजान के साथ मुझे भी कत्ल करवा दीजिएगा। लेकिन मंझले शहजादे को भी कामयाबी नसीब ना हुई। आधी रात के बाद उस पर भी नींद गालिब आ गई। सुबह होते होते पत्तियों के बीच एक और खाली जगह बन गई जो कमोबेश थाली जितनी बड़ी थी। मारे गुस्से के बादशाह की आंखें जैसे माथे पर चढ़ गईं, बिल्कुल उस बिल्ली की तरह जिसके हलक में चर्बी का कोई बड़ा सा टुकड़ा अटक जाता है। जल्लाद, बादशाह ने पुकारा, लेकिन इतने में सबसे छोटा शहजादा बोल उठा, अब्बा जान, आप इजाजत दें तो तीर कमान लेकर मैं दरख्त की हिफाजत करूं, मैं चोर को तीर चलाकर मार डालूंगा। बादशाह ने इजाजत दे दी। अंधेरा छा गया तो छोटा शहजादा तीर कमान संभाल गौर से इधर उधर देखता हुआ दरख्त के नीचे पहरा देने लगा। आधी रात के वक्त उसे नींद आने लगी तो उसने छुरी से अपनी एक उंगली थोड़ी सी काटकर जख्म पर नमक मिर्च छिड़क दिया और दर्द ने नींद को कोसों दूर भगा दिया। पाँव फटने से थोड़ा सा पहले अचानक एक अजीबोगरीब किस्म का परिंदा कहीं से उड़कर आया और दरख्त पर बैठ गया। वो चोंच से लेकर पंजों तक सारे का सारा मुख्तलिफ किस्म के हीरे जवाहरात का था। दरख्त की एक टहनी पर बैठकर वो परिंदा इस तरह चहचहाने लगा कि जमीन और आसमान गूंज उठे। शहजादे का बिल्कुल जी नहीं चाहता था कि उस अदीम मिसाल मुगनी के तीर मारे, लेकिन उसने जी कड़ा करके उस पर तीर चला ही दिया। उसके हाथ अलबत्ता कांप गए और तीर परिंदे को सिर्फ छूकर निकल गया। उसके बाजू का बस एक पर उखड़कर नीचे गिर पड़ा। परिंदा उड़ गया। सुबह को बादशाह बेदार हुआ तो छोटा शहजादा एक हाथ में तीर कमान संभाले और दूसरे हाथ में परिंदे का वो पर लिए उसके पास आया और कहा, ये लीजिए उस परिंदे का पर जो रोज रात को हमारे दरख्त की पत्तियां तोड़कर ले जाया करता था। वो एक बुलबुल खुशनवा है, लेकिन मैं उसको मार ना सका। उसका नगमा इतना शीरी था कि मेरे हाथ लरस गए और मैं उसका एक पर ही गिरा सका। बादशाह ने वो पर हाथ में लेकर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये एक पर उस सारी दौलत से भारी था जिसको बादशाह टैक्सों की शक्ल में अपने सारे मुल्क से 7 सालों में वसूल करता रहा था। बादशाह बहुत खुश हुआ और जिंदान में पड़े हुए सिपाहियों और अपने दोनों बेटों को रिहा कर देने का हुक्म दे दिया। उसी दिन उसने सारे शहर में ये ऐलान करा दिया
जो कोई उस परिंदे को पकड़कर लाएगा वो मेरे साथ तख्त पर बैठेगा और मेरे साथ सारे मुल्क पर हुकूमत करेगा। लेकिन परिंदे को कोई भी पकड़कर ना ला सका तो मैं सारे शहर को जलाकर राख कर दूंगा। बादशाह के बड़े बेटे और मंझले बेटे ने अपने हाथ सीनों पर रखकर झुककर बादशाह को सलाम किया और कहा, अब्बा जान इजाजत दीजिए तो ये काम हम अंजाम दें। बादशाह राजी हो गया। दोनों शहजादों ने ताजरों जैसे कपड़े पहन लिए और घोड़ों पर सवार होकर शहर से निकल गए। 3 दिन गुजर गए। सबसे छोटे शहजादे को ख्याल आया, मेरे दोनों भाई तो उस परिंदे को पकड़ने से रहे और मुमकिन है कि अब्बा जान गुस्से में सचमुच ही सारे शहर को मिटाकर रख दें। मुझे भी चलना चाहिए। ये सोचकर वो अपने बाप के पास गया और कहा, अब्बा जान मुझे भी मौका दीजिए कि आपकी खिदमत करूं। मैं बहुत चाहता हूं कि उस जादू के परिंदे को पकड़कर लाऊं। मैं तो चला ही जाऊंगा, चाहे आप इजाजत दें या ना दें। बादशाह बिल्कुल नहीं चाहता था कि छोटा शहजादा भी चला जाए, मगर वो अपनी बात पर अड़ा रहा तो मजबूर होकर हाँ करना पड़ा। छोटा शहजादा सफर पर निकला और अपने घोड़े को सरपट दौड़ाते हुए 1 हफ्ते में अपने भाइयों को जा लिया। अब तीनों एक साथ चलने लगे। चलते चलते वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां से 3 तरफ को रास्ते जाते थे। जहां से ये तीनों रास्ते शुरू होते थे वहां एक एक पत्थर पड़ा हुआ था। उनमें से एक पत्थर पर लिखा था, जो इस रास्ते पर जाएगा वो जरूर लौटकर आएगा। दूसरे पत्थर पर लिखा था, जो इस रास्ते पर चलेगा उसको खतरात का सामना करना पड़ेगा। और तीसरे पत्थर पर लिखा था, जो इस रास्ते पर चलेगा वो लौटकर नहीं आएगा। बड़े भाई ने पहला रास्ता इख्तियार किया, मंझला भाई दूसरे रास्ते पर चला और सबसे छोटे भाई के लिए तीसरा रास्ता रह गया, जिसके पत्थर पर लिखा था कि जो इस रास्ते पर चलेगा वो लौटकर नहीं आएगा। थोड़ी दूर चलकर मंझले भाई को डर लगने लगा और वो अपना रास्ता छोड़कर बड़े भाई से जा मिला। ये दोनों चलते चलते एक अजनबी शहर में पहुंचे। घोड़ों से उतरे, एक दुकान से एक एक प्याला दही लिया और धूप में बैठकर खाने लगे। खा चुके तो वहीं बैठे बैठे एक दूसरे के बालों में कंघी करने लगे। बिल्कुल सामने बादशाह का महल था। शहजादी अपने कमरे से निकलकर ऊपर के बरामदे में आई तो उसकी नजर उन दोनों भाइयों पर पड़ी। उसने सोचा कि ये कितने बदतमीज हैं कि मेरे सामने बैठे बालों में कंघी कर रहे हैं। वो एक सेब खा रही थी। झुंझलाकर उसने वो सेब उन दोनों पर फेंक दिया। सेब ठीक निशाने पर बैठा, यानी बड़े भाई के ठीक सर पर आ लगा। उसने सर उठाकर देखा तो सामने बाला खाने में एक हसीन लड़की दिखाई दी। उसने सोचा, मालूम होता है कि इस हसीना को मुझसे मोहब्बत हो गई है। ये सोचकर वो अपने छोटे भाई के साथ अपनी जगह पर डटा रहा। शाम को शहजादी की एक कनीज ने उनके पास आकर सख्त लहजे में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, चले क्यों नहीं जाते? बड़े भाई ने जवाब दिया, शहजादी को मुझसे मोहब्बत हो गई है, यहाँ तक कि उसने मेरे लिए सेब का एक टुकड़ा फेंका। मुझसे हंसी बोली, भला अब मैं कैसे चला जाऊं? जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो शहजादी गुस्से में आकर तुम लोगों की गर्दनें कटवा देंगी। दोनों भाई घबराकर फौरन वहां से खिसक गए। वो दोनों उसी शहर में रहने लगे। उन्हें कोई काम करना नहीं आता था। उनके पास जो कुछ भी था उसे उन्होंने कुछ दिनों में ही खा पीकर खत्म कर दिया। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि वो रातों को सड़क पर सोने लगे। तब वो लाचार होकर लोगों की चाकरी करने लगे। बड़ा भाई एक चाय खाने में नौकर हो गया। उसका काम ग्राहकों को चाय खाना वगैरह लाकर देना था। मंझला भाई एक ताम खाने के चूल्हे में लकड़ियां डालने का काम करने लगा। अब उनको यही छोड़कर जरा छोटे भाई का हाल सुनिए। छोटा भाई दिन रात बराबर चलता रहा। दरियाओं को पार करता, झीलों को पीछे छोड़ता, सहराओं से गुजरता और पहाड़ों को पार करता हुआ बराबर आगे बढ़ता रहा। उसके पास जो खाना था वो खत्म हो गया, सिर्फ एक सूखी रोटी बाकी रह गई। वो चलते चलते बाल आखिर एक चश्मे तक पहुंचा, जिसके किनारे एक बहुत बड़ा और घना चिनार का दरख्त था। उसने घोड़े से उतरकर उसको चिनार के तने से बांध दिया। थैले में जो सूखी रोटी पड़ी थी उसको निकाला और चश्मे के पानी में भिगोकर खाने ही वाला था कि दफतन दूरी पर गर्दो गुबार का एक बादल सा नजर आया। गौर से देखने पर पता चला कि एक बहुत ही बड़ा लंगूर सरपट दौड़ता हुआ उसी तरफ आ रहा है। ये देखकर शहजादा डर गया और रोटी वहीं छोड़कर दरख्त पर चढ़ गया। लंगूर दौड़ता हुआ आया और रोटी पर टूट पड़ा। देखते ही देखते उसे खा गया। फिर अपना मुंह पहुंचा और नजरें उठाकर इंसान की बोली में शहजादे से कहा, नीचे उतर आओ। शहजादे ने सोचा कि रोटी से इसका पेट नहीं भरा, मुझको भी खा जाना चाहता है। ये सोचकर वो और ऊपर चढ़ गया। लंगूर भी नीचे की एक शाख पर चढ़ गया और शहजादे से मुखातिब होकर कहा, ए आदमजाद, नीचे उतर आओ। यहाँ आदमी चले तो पांव जलें, परिंदा उड़े तो पर जलें, ऐसी जगह तुम कैसे आ गए? शहजादा दरख्त से नीचे उतर आया और सारा किस्सा लंगूर को सुना दिया। आखिर में उसने बहुत उदास होकर कहा, अगर मैं उस बुलबुले खुशनवा को ढूंढ नहीं पाया तो मेरे बाप सारे शहर को राख कर ढेर बना देंगे। कहते हैं कि जिसने तुम्हें एक बार रोटी खिलाई हो उसको 40 बार झुककर सलाम करो। लंगूर ने कहा, मैंने तुम्हारी रोटी ना खाई होती तो अच्छा था, लेकिन अब खा चुका हूँ तो तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना ही पड़ेगा। चलो अपने घोड़े पर सवार हो जाओ। किस्मत ने साथ दिया तो हम तुम दोनों उस परिंदे को जरूर ढूंढ लेंगे और शहर को तबाह होने से बचा लेंगे। वो दोनों घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। चलते चलते वो एक बाग तक पहुंचे जो एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। दोनों घोड़े से उतरे। लंगूर ने शहजादे से कहा, मैं इस दीवार के नीचे से एक सुरंग खोदूंगा।
तुम 5 दिन तक मेरा इंतजार करना, अगर मैं इस मुद्दत में न लौटा तो तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाना। ये कहकर लंगूर सुरंग खोदने लगा। 5 दिन गुजर गए। छठे दिन लंगूर वापस आ गया और उसने शहजादे से कहा, मैंने उस पिंजरे के नीचे तक सुरंग खोद दी है जिसमें 7 पर्दों के अंदर वही बुलबुल खुशनवा बंद है। तुम सुरंग के उस सिरे तक पहुंचकर पहरेदारों के सो जाने का इंतजार करना। जब वो सो जाएं तो तुम पिंजरे को उठाकर वापस चले आना, मगर देखो पिंजरे पर पड़े हुए पर्दे को न हटाना। शहजादे ने लंगूर की बातें खूब अच्छी तरह ज़हन नशी कर ली और ज़मींदोज़ रास्ते पर चल दिया। मंजिल पर पहुंचकर वो पहरेदारों के सोने का इंतजार करने लगा। जब 10 पहरेदार सो गए तो वो उनके पास से गुजरकर पिंजरे तक पहुंचा और उसको उठा लिया। अचानक उसने सोचा कि पिंजरे के अंदर कहीं कोई दूसरा परिंदा तो नहीं है। ये ख्याल आते ही लंगूर की नसीहत भूलकर वो पिंजरे का पर्दा उठाने लगा। सबसे ऊपर का पर्दा थोड़ा सा ही उठाया था कि दफतन बुलबुल खुशनवा इस जोर से चहचहा उठी कि वो बुत बनकर खड़ा रह गया और पिंजरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। पहरेदार जाग गए। उन्होंने शहजादे को पकड़ लिया और ले जाकर बादशाह के पास खड़ा कर दिया। बादशाह ने फौरन जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया, इसके दोनों हाथ कोहनियों तक काट डालो। लेकिन बादशाह के वजीर ने उससे कहा, बादशाह आलम, आप इस नौजवान को सजा देने में उजलत ना कीजिए। आइए पहले इससे ये पूछ लें कि आखिर इसको इस परिंदे की क्या जरूरत थी। बादशाह राजी हो गया। शहजादे ने उससे सारा किस्सा कह सुनाया। उसके बाद वजीर ने बादशाह से कहा, अगर हमने एक परिंदे की खातिर इस बहादुर नौजवान को कत्ल कर दिया तो दुनिया में हमारी रुसवाई होगी। बेहतर होगा कि आप इसको कोई मुश्किल काम बता दें। वजीर की बात बादशाह को पसंद आई और उसने शहजादे से कहा, जिस तरफ सूरज गुरूब होता है तुम उस तरफ चले जाओ। घोड़े पर 9 महीने चलने के बाद एक शहर मिलेगा। उस शहर के बादशाह की बेटी सोने के एक संदूक में सोती है। तुम उस लड़की को लाकर मुझे दोगे तो मैं तुम्हें ये बुलबुल खुशनवा दे दूंगा। शहजादा लंगूर के पास लौट आया और तमाम बातें बता दी। वो दोनों फिर घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। 9 महीने तक बराबर चलते रहे और बाल आखिर एक शहर के नजदीक पहुंचे। वो शहर के बाहर एक मैदान में रुके और लंगूर सुरंग खोदने लगा। 9 दिनों और 9 रातों के बाद वो अपना काम मुकम्मल करके शहजादे के पास लौट आया और उससे कहा, जिस महल में बादशाह की बेटी रहती है वहां तक मैंने सुरंग बना दी है। तुम उस रास्ते से जाकर महल में दाखिल हो जाओ। फिर 40 जीने चढ़कर और 40 कमरों से गुजरकर ऊपर दालान में आ जाना। महलका हसीना वही 40 कनीजों के घेरे में सोने के एक संदूक के ऊपर बैठी रहती है। नींद आने लगती है तो वो संदूक का ढकना खोलकर उसके अंदर लेट जाती है। तुम पहले संदूक के अंदर देख लेना कि शहजादी की आंखें बंद हैं या खुली हुई हैं। आंखें खोले सो रही हो तो संदूक को उठाकर चल देना, लेकिन उसकी आंखें बंद हो तो रहने देना। लंगूर ने जैसा कहा था वैसे ही शहजादा महल में दाखिल होकर ऊपर के दालान तक पहुंच गया। दरवाजे से झांक कर देखा तो शहजादी संदूक के ऊपर बैठी हुई थी और उसके इर्द गिर्द 40 कनीजें मौजूद थी। शहजादी इतनी हसीन थी कि जो देखता होशो हवास खो बैठता। थोड़ी देर के बाद शहजादी संदूक के अंदर लेट गई। कनीजें भी संदूक के इर्द गिर्द सो गई। तब शहजादी ने दबे पांव जाकर संदूक के अंदर देखा। शहजादी की आंखें बंद थीं। ये देखकर शहजादे को चुपके से खिसक जाना चाहिए था, लेकिन शहजादी का हुस्न जमाल देखते ही वो बेकाबू हो गया और लंगूर की नसीहत को भूलकर शहजादी के ऊपर झुकते हुए उसको चूमना चाहा। उसकी सांसों की हरारत से शहजादी के चेहरे पर बादल से छा गए और उसने अपनी आंखें खोल दी। शहजादे को देखते ही उसने चीख कर पूछा, कौन है तू, तुझे क्या चाहिए? चीख सुनकर कनीजें जाग गईं। उन्होंने शहजादे को पकड़ लिया और मशकें कसकर उसको बादशाह के पास ले गई। बादशाह ने गुस्से में आकर उसके कत्ल का हुक्म सादिर कर दिया, लेकिन उसके वजीर ने कहा, जहां पनाह, अगर हमने इसको कत्ल कर दिया तो सुबह होते होते ये खबर सारे शहर में फैल जाएगी। फिर हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? बेहतर होगा कि आप इसको कोई मुश्किल सा काम बता दें। बादशाह राजी हो गया और उसने शहजादे से कहा, मैंने सुना है कि यहाँ से 9 महीने की दूरी पर बहर कुलजुम वाक़ है और उसके बीचों बीच अलमास का जजीरा है। वहाँ आरज़की नाम का एक जादूगर रहता है जिसके पास काली अबाबील नाम का एक घोड़ा है। वो घोड़ा 1 महीने का रास्ता पलक झपकते में तय कर लेता है। तुम घोड़ा लाकर मुझे देना और मेरी बेटी को ले जाना। शहजादा लंगूर के पास लौट आया और 8 आंसू रोते हुए सारा किस्सा उसको सुना दिया। लंगूर ने उसको तसल्ली देते हुए कहा, शहजादे तुम परेशान मत हो, किस्मत ने साथ दिया तो मैं घोड़ा तुम्हें दिला दूंगा। दोनों फिर चल पड़े। वो सहराओं, बियाबानों और पहाड़ों को पार करते हुए चलते गए और बाल आखिर एक बेकिनार समंदर उनके सामने नमूदार हुआ। उसको देखकर शहजादा उदास हो गया और उसने लंगूर से कहा, हम इसको कैसे पार करेंगे? डूब कर मर नहीं जाएंगे? लंगूर ने उसको तसल्ली दी, हर काम में दिल मजबूत करके लग जाना चाहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर लंगूर समंदर के नीचे एक सुरंग खोदने लगा। 40 दिन बीते, 40 रातें गुजरी तो वो अपना काम मुकम्मल करके वापस आया और शहजादे से कहा, मैंने घोड़े की अगली टांगों के नीचे तक ज़मींदोज़ रास्ता बना दिया है। सुरंग के उस सिरे पर पहुंचकर सुराख से अपना सर बाहर निकालना। तुम्हें देखकर घोड़ा हिनहिनाने लगेगा। ये सुनकर जादूगर अपने बिस्तर से उठकर घोड़े के पास आएगा और उसके एक कोड़ा मारकर वापस चला जाएगा। उसके जाने के बाद तुम दोबारा सुराख से अपना सर बाहर निकालना। घोड़ा फिर हिनहिनाने लगेगा। फिर जादूगर आएगा और उसके एक कोड़ा मारकर वापस चला जाएगा।
तब तुम आहिस्ता से बाहर निकल आना और इससे पहले कि घोड़ा हिनहिनाने लगे तुम उसका मुंह किशमिशों वाले इस थैले में ठूंस देना और उसे कहना, सद अफसोस काली अबाबील, तुम कब तक इस जालिम के हाथों मारपीट खाते रहोगे। ये कहकर फुर्ती से घोड़े को लेकर वहां से 9-2-11 हो जाना। जीन लगाम वगैरह की फिक्र मत करना, जल्दी से खिसक लेना। लंगूर की बात जहन नशी करके शहजादा जमींदोज रास्ते पर रवाना हो गया और सुरंग के उस सिरे पर पहुंचकर सुराग से अपना सर बाहर निकाला। आहट पाकर घोड़े ने अपने कान खड़े कर लिए, दुम ऊपर उठा ली और बेचैन होकर नाचने लगा। फिर उसने शहजादे को देख लिया और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। जादूगर आ गया, कद जैसे मीनार, दोनों कंधे जैसे चिनार के दरख्त, मुंह जैसे कोई गार, आंखें जैसे 2 पुराने बोरे, नाक बिल्कुल तंदूर जैसी और किसी बहुत बड़े हाथी कैसा जिस्म। आते ही जादूगर ये कहते हुए घोड़े पर टूट पड़ा, लानत हो तुझ पर जलील कहीं का, यहाँ कौन सा इंसान आ सकता है जिसकी तू बू पा गया है। यहाँ तो इंसान चले तो पांव जले, परिंदा उड़े तो पर जले। ये कहते हुए जादूगर ने घोड़े की पीठ पर एक कोड़ा खींचकर मारा और लौट गया। उसके चले जाने के बाद शहजादी ने दोबारा अपना सर बाहर निकाला। घोड़ा फिर हिनहिनाने लगा। जादूगर फिर आया और घोड़े पर बरस पड़ा। अरे तुझे मौत आ जाए, आखिर किस इंसान की बू पा गया तू। कहाँ है वो इंसान, चाहे आसमान पर हो या जमीन के नीचे, वो मुझसे बच नहीं सकता। पकड़कर उसे कच्चा खा जाऊंगा। जादूगर घोड़े को कोड़ा रसीद करके फिर चला गया। तब शहजादा उचक कर ऊपर चढ़ाया और जल्दी से आकर किशमिशों का थैला घोड़े के सर से लटका दिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे यार, तुम कब तक इस जादूगर के दस्ते नगर रहोगे, कब तक इसकी मार खाते रहोगे। ये कहते हुए शहजादा उचककर घोड़े पर चढ़ गया और उसे एड़ लगा दी। घोड़े ने अपने सर को झटका दिया और अयाल को फड़फड़ाया। उसके दोनों तरफ पर निकल आए और वो किसी चील की मानिंद आसमान की तरफ उड़ चला। उसके सुम के नीचे से एक बिजली सी कूदी जाकर जादूगर के माथे पर लगी और वो जाग उठा। वो रुक जा चिल्लाता हुआ और अपने दोनों हाथ फैलाए घोड़े के पीछे दौड़ पड़ा। घोड़ा समंदर की तरफ उड़ने लगा। जादूगर उसके बहुत करीब पहुंच गया और उसकी दुम पकड़ने ही वाला था कि उसने अपनी पिछली टांगें जोर से झटक कर जादूगर के मुंह पर जबरदस्त दुलत्ती मारी। उसका मुंह सड़े गले पुराने कपड़े की तरह फट गया। वो समंदर के पानी में गिर पड़ा और डूब गया। 9 महीने का रास्ता घोड़े ने 9 दिनों में तय कर लिया। अचानक शहजादे ने देखा कि सामने संदूक के अंदर सोने वाली शहजादी का शहर है और शहर के दरवाजे के सामने लंगूर बैठा अखरोट तोड़ तोड़ कर खा रहा है। अब क्या करेंगे, लंगूर ने शहजादे से पूछा। शहजादी ने जवाब दिया, अब क्या करना है, अब घोड़े को देकर इसके ओज में लड़की को ले लेंगे। अरे तुम भी क्या बातें करते हो, भला ऐसे घोड़े को कैसे दे दे। एक बात सुनो, मैं एक कलाबाजी खाकर घोड़ा बन जाऊंगा। तुम दोनों घोड़ों को लेकर बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि इन घोड़ों में से किसी एक को चुन लो, बादशाह मुझको चुन लेगा। लंगूर कलाबाजी खाकर एक घोड़ा बन गया, एक ऐसा घोड़ा जिसके आगे काली अबाबील नाम का घोड़ा एक गधे से भी गया गुजरा लगता था। शहजादा दोनों घोड़ों को लेकर शाही महल की तरफ रवाना हुआ। बादशाह अपने महल में बैठा हुआ था। खिड़की से 2 काले रंग के बेहद खूबसूरत चमकते चमकीले घोड़ों को देखकर उसने अपने वजीर से कहा, इस आदमी को बुलाओ, इसके घोड़े हमें बहुत पसंद आ गए हैं। उसने बेचा तो हम खरीद लेंगे। शहजादे को बादशाह के पास लाया गया। तुम्हारे घोड़ों के क्या दाम है, बादशाह ने शहजादे से पूछा। मैं इनको नहीं बेचूंगा, शहजादे ने जवाब दिया। इनमें से एक को मैं आपको आपकी बेटी के ओज में दे दूंगा। अरे बेवकूफ, बादशाह ने कहा, कहीं घोड़े के ओज में लड़की भी दी जाती है। तब शहजादे ने कहा, मालूम होता है कि आप अपनी कही हुई बात भूल गए हैं। आप ही ने तो कहा था कि काली अबाबील नाम का घोड़ा लाकर दोगे तो मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूंगा। बादशाह लाजवाब हो गया और उसने अपने वजीर से पूछा कि अब क्या किया जाए। वजीर ने कहा, मर्द आदमी कोई बात कहकर उससे मुकर नहीं जाता। शेर जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते से नहीं हटता। आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। बादशाह ने शहजादे से कहा, हम दोनों घोड़ों को ले लेंगे, एक का दाम सोने से चुकाएंगे और दूसरे के ओज में हम अपनी बेटी को दे देंगे। आप अपनी बेटी को देकर इन घोड़ों में से किसी एक को लीजिए। शहजादे ने जवाब दिया, दूसरा मेरे पास रहेगा और आपकी बेटी उस पर सवारी किया करेगी। इन घोड़ों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है, बादशाह ने अपने वजीर से पूछा। वजीर ने काली अबाबील को पसंद किया, लेकिन बादशाह को लंगूर घोड़ा ज्यादा पसंद आया। चुनांचे उसने लंगूर घोड़े को लेकर उसके ओज में अपनी बेटी को मैं उस संदूक के जिसमें वो सोया करती थी शहजादे को दे दिया। लंगूर घोड़े को किसी तरह अस्तबल में तो ले आया गया, लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को बांधने ना दिया। वो दोनों कान खड़े किए, दुम ऊपर उठाए, अपनी बाग चबाता और नजदीक आने वाले की टांगों से मारने और काटने की कोशिश करता रहा। चुनांचे उसको अस्तबल के अंदर यूं ही खुला छोड़कर दरवाजे पर बाहर से आदमी के सर जितना बड़ा ताला लगा दिया गया। अस्तबल की छत पर 40 पहरेदार खड़े कर दिए गए। खुद बादशाह उसके पास अपना पलंग रखवा कर रात को वहीं सोया, लेकिन रात को घोड़े ने फिर से लंगूर की शक्ल इख्तियार कर ली। दीवार की एक दरार से बाहर आ गया और भाग खड़ा हुआ। सुबह हुई और बादशाह ने रोशनदान से अस्तबल के अंदर झांका तो देखा कि घोड़ा गायब है। वो इधर उधर दौड़ने और शोर मचाने लगा। वजीर दौड़ा हुआ आया और बादशाह को तसल्ली देने लगा। काली अबाबील जादूगर आरज़की का घोड़ा था और जादू का हुक्म तो अच्छी बुरी सभी रूहों पर चलता है। शायद जादूगर अपने घोड़े को वापस ले गया है।
उसी घोड़े के लालच में आज तक कितने ही बादशाहों के सर कट चुके हैं। आप परेशान ना हो। यही गनीमत है कि जादूगर ने हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये बात भी है कि आपकी बेटी एक बादशाह की मलका बनने वाली है और घोड़ों में से एक उसके पास है। अच्छा, अब इनको यहीं छोड़ दीजिए और शहजादे का हाल सुनिए। शहजादी को मैं संदूक लेकर उड़ने वाले घोड़े काली अबाबील पर सवार शहजादा उस शाही बाग तक आ पहुंचा जहां बुलबुल खुशनवा पिंजरे में बंद रहती थी। आकर शहजादे ने देखा तो लंगूर बाग की दीवार के पीछे बैठा अखरोट तोड़ तोड़ कर खा रहा था। अब क्या करेंगे? लंगूर ने शहजादे से पूछा। अब क्या करना है? शहजादे ने जवाब दिया। बस अब लड़की को देखकर बुलबुल खुशनवा को ले लेंगे और घर चलेंगे। अरे नादान, लंगूर ने कहा, एक परिंदे के ओज में लड़की को कैसे दे दिया जाए? मुनासिब ये है कि मैं एक कलाबाजी खाकर एक लड़की बन जाऊं, ऐसी लड़की जिसके सामने ये शहजादी 90 साल की बुढ़िया से भी गई गुजरी लगे। तुम हम दोनों को बादशाह के पास ले जाना, बादशाह मुझको चुन लेगा। क्यों ना मैं अकेले तुम्ही को बादशाह के पास ले जाऊं? शहजादी ने कहा। नहीं, ऐसा मत करना, लंगूर ने जवाब दिया। ईमानदारी से काम लेना चाहिए, बादशाह खुद पसंद कर ले ताकि बाद में उसे पछताना ना पड़े। लंगूर एक बेहद हसीन लड़की बन गया। शहजादा दोनों लड़कियों को लेकर महल के दरवाजे पर पहुंचा। बादशाह ने खिड़की से उसको देखा और किसी खिदमतगार से कहा, दरवाजे पर जो भिखारी खड़ा है उसको कुछ दे दो। लेकिन वजीर ने उससे कहा, वो नौजवान कोई भिखारी नहीं है, ये तो वही शहजादा है जिसको आपने हसीन शहजादी को ले आने के लिए दूर देश में भेजा था। बादशाह ने शहजादे को अंदर बुलाया और उससे पूछा, अच्छा तो बताओ, तुम हमारा बताया हुआ काम कर लाए? जी हाँ हुजूर, कर लाया हूँ, शहजादी ने जवाब दिया। लड़की कहाँ है? बादशाह ने पूछा। शहजादी ने कहा, आपने एक लड़की को लाने के लिए कहा था, मैं 2 लड़कियां ले आया हूँ। इनमें से जो आपको ज्यादा पसंद हो ले लीजिए, दूसरी मेरे पास रहेगी। दोनों संदूकों को खोला गया। दोनों लड़कियां एक साथ चीखीं और उठ खड़ी हुईं। उन दोनों का हुस्न देखकर बादशाह दंग रह गया। फिर बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, इनमें से किसको लिया जाए? वजीर ने शहजादी की तरफ इशारा किया, लेकिन बादशाह को वो लड़की ज्यादा पसंद आई जो असल में लंगूर थी। चुनांचे बादशाह ने उसी को ले लिया और उसके ओज में बुलबुल खुशनवा को शहजादे के हवाले कर दिया। शहजादा शहर से बाहर निकल आया। वो घोड़े काली अबाबील पर सवार हो गया और अपने एक घुटने पर शहजादी वाले संदूक को और दूसरे घुटने पर बुलबुल खुशनवा वाले पिंजरे को रखे घोड़े को उड़ाता हुआ अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया। इधर बादशाह ने बड़ी धूमधाम से लंगूर शहजादी से शादी रचाई। ये धूमधाम ऐन उरूज पर थी कि लंगूर चुपके से उठा, अपनी असली शक्ल इख्तियार करके दीवार के एक सुराख से बाहर आया और 9-2-11 हो गया। अब शहजादी का हाल सुनिए। शहजादा अपने घोड़े को उड़ाता हुआ एक मकाम पर पहुंचा जहां चिनार का एक पुराना दरख्त था। यहाँ पहुंचकर उसने देखा कि लंगूर पहले ही से चिनार के नीचे बैठा दांतों से अखरोट तोड़ तोड़ कर खा रहा है। अब क्या करेंगे? लंगूर ने पूछा। अब मैं अपने घर चला जाऊं, शहजादी ने जवाब दिया। लंगूर ने कहा, नहीं, पहले तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, 2-4 रोज मेरे यहाँ मेहमान रहो, फिर अपने घर चले जाना। तुम्हारा घर तो किसी पहाड़ पर कोई तंगो तारीख सुराख होगा, मैं उस सुराख में घुस भी नहीं पाऊंगा, शहजादी ने जवाब दिया। लंगूर हंसकर बोला, अरे अभी तक तुम्हें यह मालूम नहीं हो पाया कि मैं कौन हूँ। शहजादा लंगूर के साथ हो लिया। वो एक पहाड़ को पार करके एक बड़े फाटक के सामने जा रुके जिस पर बहुत खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे और सोने के कड़े लगे हुए थे। अंदर दाखिल हुए तो शहजादे ने देखा कि एक निहायत ही उम्दा बाग है। चारों तरफ रंग बिरंगे खुशनुमा गुलाब के फूल खिले हुए हैं। चिड़िया चहचहा रही हैं। नाली में साफ शफाफ पानी बह रहा है। एक तरफ एक छोटा सा तालाब है और उसके ऊपर बेद मजनून झुका हुआ है। दरख्तों पर कई किस्म के फल पक गए हैं और टिप टिप कर रहे हैं। बाग के चारों कोनों में 4 मकान हैं जो सब सोने के बने हुए हैं और हर एक में 40 कमरे हैं। हर कमरे में 9 उम्र परियां बैठी लिखने पढ़ने में मसरूफ हैं। लंगूर ने एक कलाबाजी खाई और अब वो एक निहायत खूबसूरत परी बन गया। ऐसी खूबसूरत लड़की जो शायद ही कभी किसी माँ ने जन्म दिया हो। शहजादा 3 दिन तक परी के यहाँ मेहमान रहा। चौथे दिन वो जाने लगा तो परी ने अपनी चोटी से एक बाल तोड़कर उसको दिया और कहा, कभी तुम्हें किसी मुश्किल का सामना हो जाए तो इस बाल के एक सिरे को जला देना, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। शहजादी ने परी से पूछा, तुमने मेरे ऊपर इतना एहसान किया, मेरी बराबर मदद करती रही, इसकी क्या वजह है? तब परी ने बताया, जिस दिन तुमसे मेरी मुलाकात हुई उससे बहुत दिन पहले एक दफा मैंने फाल देखा था तो मुझ पर यह खुला था कि जहाँ सूरज गुरूब होता है वहाँ एक मुल्क है जिसका बादशाह बहुत ही जालिम है। वो अपनी रियाया को भूखों मारकर हीरे जवाहरात का एक दरख्त बनवा रहा है। जब ये दरख्त बनकर तैयार हो जाएगा तो एक दिन उसी दरख्त की खातिर वो सारे शहर को मिटाने पर तुल जाएगा। उस बादशाह के 3 बेटे हैं। सबसे छोटा बेटा सोचेगा कि अगर इस दरख्त की वजह से बाप ने सारे शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया तो ये बदतरीन बात होगी और इरादा कर लेगा कि मैं उस परिंदे को जरूर पकड़ कर लाऊंगा जो इस दरख्त की पत्तियां चुरा कर ले जाया करता है। जब मुझ पर यह सब राज खुला तो मैंने सोचा कि ये नौजवान गरीब लोगों की खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने पर तैयार है, तो मैं किस तरह यहाँ तख्त पर बैठी खुशियां मनाती गुलछर्रे उड़ाती रहूं। चुनांचे मैं 7 साल तक बराबर तुम्हें तलाश करती रही और बाल आखिर तुम मिल ही गए।
शहजादी ने परी का शुक्रिया अदा किया और उसको अलविदा कहकर शहजादी को साथ लिए और बुलबुल खुशनवा वाले पिंजरे को उठाए अपने रास्ते पर रवाना हो गया। चलते चलते शहजादा उस मकाम पर पहुंचा जहां वो अपने भाइयों से जुदा हुआ था। उसने अपने घोड़े को रोक लिया और सोचने लगा कि मेरे भाई अब कहाँ होंगे, क्यों ना मैं उनको तलाश कर लूं। ये तय करके वो एक गार की तरफ चला। लड़की और परिंदे वाले पिंजरे को उस गार के अंदर छोड़कर खुद उस रास्ते पर चल दिया जिस पर उसका बड़ा भाई गया था। चलते चलते वो एक शहर में पहुंचा। एक चाय खाने में उसने देखा कि उसका बड़ा भाई ग्राहकों की खिदमत करता फिर रहा है। शहजादे ने घोड़े पर बैठे ही बैठे चाय खाने के मालिक से पुकार कर कहा, अरे चाय खाने वाले, जरा अपने इस नौकर से मेरे लिए खाना और चाय सामने की कारवा सराय में भेज देना। चाय खाने के मालिक ने अपने नौकर को बुलाकर कहा, ये ले, उस सामने की कारवा सराय में दे आ, देख जरा संभल कर ले जाना, कहीं गिरा ना देना। ये कहते हुए उसने नौजवान के गाल पर एक थप्पड़ रसीद किया। खाना लेकर वो अपने छोटे भाई के पास आया तो छोटे भाई ने उससे कहा, आइए बैठ जाइए और ये खाना आप खुद खाइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मालिक नाराज हो जाएगा, बड़े भाई ने कहा। छोटे भाई ने इसरार किया, डरिए मत, वो नाराज नहीं होगा। बड़ा भाई बैठ गया और खाने लगा। खा चुका तो छोटे भाई ने उससे पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चाय खाने में नौकर हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, बड़े भाई ने जवाब दिया। छोटे भाई ने कहा, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहचान लिया है, आप सच बता देंगे तो मैं आपको आपके वतन पहुंचा दूंगा। बड़ा भाई रो पड़ा और अपनी आप बीती शुरू से आखिर तक सुना दी। तब छोटे भाई ने पूछा, आप अपने छोटे भाई को देखें तो क्या उसको पहचान लेंगे? हाँ पहचान लूंगा, उसने जवाब दिया। कैसे पहचान लेंगे? छोटे भाई ने पूछा। उसकी एक निशानी है, बड़े भाई ने कहा। उन दिनों की बात है जब हम अभी छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन मैं घोड़े को पानी पिलाने के लिए नदी पर ले जा रहा था तो छोटा भाई जिद करने लगा कि मुझे भी साथ ले चलो। वो घोड़े के पीछे दौड़ने लगा। घोड़े ने उसको दुलत्ती मारी, उसके बाएं कंधे पर उसका निशान बाकी रह गया। आपने उस बेचारे को तसल्ली दी होती, घोड़े पर बिठाकर सैर करा दी होती, आखिर ऐसा क्यों नहीं किया? छोटे भाई ने पूछा। वो मुझे एक आंख नहीं भाता था, बस इसीलिए ऐसा नहीं किया, बड़े भाई ने जवाब दिया। आपके छोटे भाई की जो निशानी है वो इससे मिलती जुलती तो नहीं है? ये कहते हुए छोटे भाई ने अपना बायां कंधा खोलकर दिखाया। बड़ा भाई उसके कदमों में गिर पड़ा और सिसक सिसक कर रोने लगा। छोटे भाई ने उसको उठाया और उसके आंसू पोंछे। फिर वो अपने बड़े भाई को लेकर बाजार गया और उसको अच्छे अच्छे कपड़े और एक घोड़ा खरीद दिया। उसके बाद ये दोनों मंझले भाई की तलाश में निकले। पुलाव बेचने वाले की दुकान में मंझले भाई का वही हाल था जो सालन बेचने वाले के यहाँ बड़े भाई का था। छोटे भाई ने मंझले भाई को भी अच्छा सा लिबास और एक घोड़ा खरीद दिया और तीनों भाइयों ने एक साथ अपने वतन की राह ली। छोटा शहजादा अपने बाप के लिए अच्छे अच्छे तोहफे लिए जा रहा था। बड़े और मंझले भाइयों ने उन तोहफों को देखा तो मारे हसद के अपना चैनो आराम खो बैठे। छोटे भाई ने उन पर जो जो एहसान किए थे वो सब उन्होंने भुला दिए थे और दोनों मिलकर छोटे भाई को मार डालने का मंसूबा बनाने लगे। लेकिन संदूक में लेटी हुई लड़की ने उनकी बातें सुन ली और शाम को ये लोग रात बसर करने के लिए एक नदी के किनारे रुके तो लड़की ने छोटे शहजादे को अपने पास बुलाकर उससे कहा, तुम्हारे भाई तुम्हारे खिलाफ साजिश किए बैठे हैं, वो तुमको मार डालना चाहते हैं, तुम कहीं छुप जाओ। रात हो गई। बड़े और मंझले भाई दोनों सोने लेटे। छोटा भाई थोड़ी देर तक लेटा रहा और जब उसके दोनों भाई सो गए तो वो चुपके से उठा। उसने अपनी दरी पर बहुत सी मिट्टी डालकर उसे अपनी चादर से ढक दिया और खुद एक तरफ छुप गया। सुबह के करीब दोनों भाई उठकर छोटे भाई की दरी के पास आए और उसको उठाकर नदी में फेंक दिया। वो ये काम करके लौट रहे थे कि अचानक पानी के छप छप करने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो छोटा भाई किनारे पर बैठा मुंह हाथ धो रहा था। अपनी साजिश को नाकाम होते देखकर उनको बड़ा दुख हुआ। वो फौरन घोड़ों पर सवार हुए और छोटे भाई को वहीं छोड़कर बड़ी सरहद से आगे चले गए। वो थोड़ी दूर जाकर रेत के टीले पर रुक गए। यहाँ उन्होंने एक जगह रेत में एक तेज सी तलवार को सीधा गाड़ दिया और उसके पास बैठकर खुद को कमर तक रेत से ढक लिया। छोटा भाई वहां पहुंचा तो उसने अपने भाइयों को इस हालत में देखकर उनसे पूछा, आप लोगों ने अपने आप को रेत में क्यों गाड़ लिया है ताकि कमर और टांगे दर्द से बची रहें? बड़े भाई ने जवाब दिया, आओ तुमको रेत में गाड़ दें, तुम्हारी टांगे भी हमेशा ठीक रहेंगी। छोटा शहजादा घोड़े से उतरा। बड़े भाइयों ने उसको भी कमर तक रेत में गाड़ दिया। थोड़ी देर में तपती रेत से उसकी टांगे जलने लगी और उसने तड़प कर कहा, हाय मेरी टांगे जल गई। बड़े भाइयों ने मशवरा दिया, तुम जरा अपनी टांगे हिलाओ, रेत ठंडी हो जाएगी। छोटे शहजादे ने अपनी टांगे हिलाई तो गड़ी हुई तलवार से उसकी दोनों टांगे कट गई। बड़े भाइयों ने उसकी दोनों आंखें निकाल ली और उसको वहीं छोड़कर लड़की, परिंदे और घोड़े को लेकर चले गए। चलते चलते बड़े और मंझले शहजादे दोनों अपने शहर पहुंच गए और जो कुछ लाए थे वो सब अपने बाप को दे दिया। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने लड़की को अपने बड़े बेटे की दुल्हन करार दिया और हरम में उसके रहने का इंतजाम कर दिया। 40 कनीजें उसकी खिदमत और हिफाजत करने लगी। घोड़े काली अबाबील को बादशाह ने अपने अस्तबल में बंधवा दिया और बुलबुल खुशनवा के पिंजरे को हीरे जवाहरात के दरख्त से लटकवा दिया। बुलबुल खुशनवा अपने सर परों में छुपाए खामोश बैठी रही, चहचहाने का नाम तक नहीं लिया। घोड़ा किसी को अपने पास भटकने नहीं देता था।
कोई सामने से आता तो उसको काटता और कोई पीछे से आता तो उसको दुलत्तियां मारता था। लड़की 40 कनीजों से घिरी हुई दिन रात बराबर अपने संदूक में लेटी रहती थी, सर तक नहीं उठाती थी। अब इनको यहीं छोड़कर आइए जरा छोटे शहजादे का हाल सुने। 3 दिन और 3 रातें गुजरने के बाद छोटा शहजादा होश में आया। उसे परी का दिया हुआ बाल याद आया और उसने उस बाल को जलाया। पलक झपकते में परी अपनी कनीजों के साथ अपने तख्त पर आ मौजूद हुई। आते ही उसने शहजादे से पूछा, ए आदमजाद, तुम्हें किसने नुकसान पहुंचाया है? छोटे शहजादे ने सारा हाल उसको कह सुनाया। तब परी ने उसको अपने तख्त पर लिटाया और अपनी कनीजों को हुक्म दिया कि इसको मेरे बाप के पास कूहे काफ ले चलो। उसने अपनी कनीजों को अपने बाप के नाम एक खत भी दिया, जिसमें उसने लिखा, वालिद मोहतरम, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस आदमजात को जिंदगी के समंदर में नहलाकर हमारे रिवायती तरीकों से इसका इलाज करवाएं और 40 दिनों के बाद जब ये ठीक हो जाए तो वापस मेरे पास भिजवा दें। ये मेरे लिए एक सगे भाई की तरह अजीज है। परियों ने छोटे शहजादे को दुनिया के उस सिरे पर वाक़े कूहे काफ में अपनी मलका के बाप के पास पहुंचा दिया। 40 दिनों के अंदर अंदर शहजादा बिल्कुल तंदुरुस्त और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन गया। परियां उसको तख्त पर बिठाकर फिर वापस मलका के पास ले आईं। परियों की मलका ने शहजादे से कहा, मैं तुमको इस हालत में अपने बाप के पास नहीं जाने दूंगी। तुम्हारा हुलिया किसी अजनबी फकीर जैसा हो जाए तब मैं तुमको पहुंचा दूंगी। वहां पहुंचने पर अगर मालूम हुआ कि तुम्हारे बाप ने लड़की की शादी तुम्हारे बड़े भाई से कर दी है और उसको अपनी जगह तख्त शाही पर बिठा दिया है, तो हम शहर में दाखिल ही नहीं होंगे, बाहर ही बाहर से चले आएंगे। और अगर ये सब अभी नहीं हो पाया है तो मैं उस लड़की से तुम्हारी शादी कर दूंगी। 3 महीने तक परी ने छोटे शहजादे को अपने हाथ रोके रखा। इस मुद्दत में शहजादे के सर के बाल इतने लंबे हो गए कि उसकी पेशानी को ढांप लिया। उसके नाखून भी बहुत बढ़ गए। तब परी ने छोटे शहजादे को फिर अपने तख्त पर बिठाया और दोनों उसके वतन की तरफ उड़ चले। परी ने तख्त को शहर के बाहर छोड़ दिया और छोटे शहजादे का हाथ पकड़ के महल को ले चली। जब वो महल में आए तो बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ अपने वजीर से गुफ्तगू कर रहा था। वो बहुत उदास होकर कह रहा था, कितने ही महीनों से मैं फिक्र और परेशानियों की दलदल में फंसा हुआ हूँ। परिंदा जब से आया है कभी एक बार भी नहीं बोला, आज तक घोड़ा एक बार भी नहीं हिनहिनाया, और लड़की है कि कुछ खाने पीने तक का नाम नहीं लेती। ये कहते कहते अचानक उसने देखा कि नौजवान भिखारी सहन में खड़ा है। उसने नौजवान को पुकारा, ए इधर आओ। छोटे शहजादे ने नजरें उठाई तो देखा कि उसके दोनों भाई बाप के दाएं बाएं बैठे हैं। उसने तख्त की तरफ जैसे ही पहला कदम बढ़ाया, बुलबुल खुशनवा इस तरह चहचहा उठी कि सुनने वालों के दिल मोम की तरह पिघल गए। शहजादे ने एक कदम और उठाया तो घोड़ा काली अबाबील अस्तबल में जोर से हिनहिनाने लगा। शहजादे ने तीसरा कदम उठाया ही था कि लड़की संदूक से बाहर आ गई और अपने हाथों में जरी साज लेकर 40 कनीजों के दरमियान गाना बजाना और नाचना शुरू कर दिया। बादशाह खिल उठा और उसने छोटे शहजादे से कहा, ए अजनबी फकीर, तुम हमारे लिए बड़ी खुशी लेकर आए हो। ये कहते हुए उसने तश्तरी भर अशरफियां छोटे शहजादे के ऊपर उछाल दी। तब शहजादे ने कहा, मैं कोई अजनबी फकीर नहीं हूँ, आप जरा बुलबुल खुशनवा से पूछिए, वो सारी बातें आपको बता देगी। अरे कहीं ऐसा भी होता है कि चिड़ियां बोले? बादशाह ने ताज्जुब से पूछा। इतने में अचानक बुलबुल खुशनवा इंसानों की तरह बोल पड़ी और उसने बादशाह को सारा किस्सा शुरू से आखिर तक सुना दिया। ये किस्सा सारे शहर में फैल गया। ये मालूम होने पर कि शहर को तबाही से किसने बचाया है, शहर के तमाम बाशिंदे छोटे शहजादे की हिफाजत के लिए उठ खड़े हुए। बादशाह ने जब देखा कि उसकी हुकूमत का खात्मा हो रहा है तो वो अपने दोनों बड़े बेटों के साथ शहर से भाग खड़ा हुआ। बड़ी धूमधाम के साथ संदूक वाली हसीन शहजादी से छोटे शहजादे की शादी हुई। 40 दिनों तक सारे शहर में खुशियां मनाई गई और शादी की दावतें खाई गईं। जब ये सब कुछ हो चुका तो परी अपने मुल्क वापस चली गई। जाते वक्त उसने अपने सर का एक बाल तोड़कर छोटे शहजादे को दिया और कहा, जब कभी तुम्हें मुझे देखने की ख्वाहिश हो इस बाल को जला दो, बस मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगी। इस तरह अवाम बादशाह के जबर और जुल्म से छुटकारा पा गए और छोटे शहजादे की आरज़ुएं पूरी हो गईं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।